अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेट्स थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सेट्स थ्योरी। सेट्स। German mathematician J. Cantor, George Cantor, introduced the concept of sets. He had defined a set as a collection of definite and distinguishable objects selected by the means of certain rules or description. जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेट्स का वो इंट्रोड्यूस किया गया था एक जर्मन मैथमेटिशियन की तरफ से, और वो डिफाइन कर रहा है सेट को एज अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सर्टेन रूल्स और डिस्क्रिप्शन। एक ऐसी कलेक्शन कि जिसमें आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर वो डेफिनेट एंड डिस्टिंग्विशेबल हैं। आप हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और सेकेंडली द मीन्स ऑफ सर्ट इज सेलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सर्टेन रूल्स और डिस्क्रिप्शन। आपने जो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है वो किसी रूल या किसी ख़ास डिस्क्रिप्शन के थ्रू सेलेक्ट किया गया है उनको। अब सेट्स का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट क्या होता है, मैथ्स को आप छोड़ दें, मैथ्स को जहन से निकाल दें, इन जनरल अगर आप सेट्स को रीड करें या आप देखें कि सेट क्या होता है, या मैं आपसे पूछूं कि सेट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सेट क्या होता है? या डिफरेंट तरह के अगर सेट्स की मैं आपको कहूँ कि एग्जांपल दें तो आपके जहन में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगी? डेफिनेटली आप ये सेट को बहुत से लोग यही आंसर करेंगे कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। सेकेंडली जो चीज़ हम देखते हैं सेट में वो ये है कि वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़ास रूल के तहत उसमें ऐड हुए हैं। कुछ ख़ास कॉमन था उनमें जो कि वो उसमें सेट में ऐड हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जहन में सेट से आता है डिनर सेट, जहन में आपके डिनर सेट भी आ सकता है। डेफिनेटली हम मैथ से हट के बात करें, अभी इन जनरल हम सेट को डिस्कस करें तो डिनर सेट आ सकता है आपके जहन में, विच इज़ अ सेट एंड विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिनर सेट इज़ अ सेट कि जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपके पास प्लेट्स होंगी, बॉल्स होंगे, स्पून्स एक्सेट्रा, ग्लासेस, जग्स, कप्स एक्सेट्रा। और जो चीज़ उनमें कॉमन है या जिस रूल के तहत आपने उन सारे आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को उस सेट के अंदर इंक्लूड किया है, वो है कि वो सारे खाने पीने के लिए यूज़ होते हैं। डिनर सेट में यही है ना कि आपके पास जितने भी आइटम्स हैं वो आपके खाने पीने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, डेफिनेटली आप देखिए, आप अपने डिनर सेट में कभी भी एक पेन को ऐड नहीं करेंगे। डिनर सेट में आप प्लेट्स ऐड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती हैं, आपको पता है राइस की होती हैं और इसके अलावा करी की अलग होती हैं, स्पून्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, जग्स एंड कप्स होते हैं और बहुत सारे और भी आइटम्स होते हैं। तो इन सब को हम ऐड करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारे लिए, हमारे खाने के लिए होते हैं, क्योंकि हम खाने खाते हुए इसको यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आप कभी भी एक पेन को एक डिनर सेट के सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक पेन को नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक नोटबुक है, क्या आप एक नोटबुक को एक डिनर सेट के अंदर एज एन आइटम इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जिस रूल के तहत आपने उस सेट को डिनर सेट कहा है वो कॉपी उसमें फिट नहीं आ रही, वो उस रूल को नहीं सेटिस्फाई कर रही। कॉपी से आप कुछ, या नोटबुक से या पेन से आप कुछ खाने में हेल्प नहीं ले सकते। सही। तो इसी तरह हम जो भी सेट बनाते हैं उस सेट के अंदर कोई रूल कॉमन होता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्टेशनरी का सेट बनाएं, सेट ऑफ स्टेशनरी,
अब सेट ऑफ स्टेशनरी में वही कॉपी, वही पेन जो कि डिनर सेट में अनफिट थे, वो नहीं आ सकते थे। अब वो स्टेशनरी के सेट में सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल्स, पेजेस, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अब वो डिनर सेट का कोई भी आइटम इस सेट में इंक्लूड नहीं हो सकता। आप कोई भी प्लेट, कोई भी ग्लास, कोई भी स्पून, कुछ भी उस आइटम में, उस सेट में से आप इस स्टेशनरी के सेट में नहीं ऐड कर सकते, इसलिए क्योंकि डिनर सेट का एक अलग रूल था और स्टेशनरी सेट का अलग रूल है। इसी तरह मैथ्स में हम पढ़ेंगे कि जो भी सेट्स होते हैं, और जैसे कि ये जर्मन साइंटिस्ट ने भी सेट्स को यही डिफाइन किया है कि वो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट है। आप हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ़र कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप पहचान सकते हैं दो आइटम्स को, मे बी वो बहुत सेम हो, बट यू कैन डिस्टिंग्विश देम। सेकेंडली, आपने जो भी आइटम उस सेट में चूज़ किया है वो एक ख़ास रूल से है और वो उस रूल को फॉलो कर रहा होता है, जैसे कि अभी हमने स्टेशनरी और इस डिनर सेट की एग्जांपल में देखा। Set theory forms the basis of several other fields of study like counting theory, relations, graph theory, and finite state machines. In this chapter, we will cover the different aspects of the set theory. So, हमारा ये जो चैप्टर है सेट्स का, इसमें हम सेट्स के ही या सेट थ्योरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। डिफाइनिंग अ सेट, तो यहाँ पे आ गई डेफिनेशन सेट की। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। सो सबसे इजी और शॉर्ट एग्जांपल सेट की ये है कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि क्लियरली आइडेंटिफाइड हुए हैं। देखिए आप हर एग्जांपल में, चाहे वो मैथमेटिशियन की थी या यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई, इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशन हैं सेट्स की, उन सब में आप दो बातें कॉमन देखेंगे। वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही होगा कि जितने भी आपने उसमें ऑब्जेक्ट रखे हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइड हों, और इसी बेस को या इसी बात को अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्टिंग्विशेबल के वर्ड से पढ़ा है। वो डिस्टिंग्विशेबल भी हो सकते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाइड भी होंगे। ये डिफरेंट नाम है एक ही बात के कि आपने जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में ऐड किए हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइड हैं। आप उसको बहुत अच्छी तरह से हर एलिमेंट को पहचान सकते हैं और दूसरे से उसको फ़र्क कर सकते हैं। The objects in the set are called the members or elements of the set. Secondly, जितने भी ऑब्जेक्ट्स सेट के अंदर होते हैं उसको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स भी कहते हैं। सेट्स के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 2 या 3 नाम हैं। उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। ईच मेंबर इज सेड टू बिलोंग टू द सेट। हर मेंबर जो भी सेट का होगा उसको हम कहेंगे कि वो सेट को बिलोंग करता है। ज़ाहिर है जब वो सेट का एक हिस्सा है तो वो उसको बिलोंग करता है। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो भी हमारे पास सेट्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ABC, XYZ एक्सेट्रा। The elements of a set are represented by lowercase letters ABC, XYZ. Elements of a set, ठीक है, किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर इन जनरल उनको आपने रिप्रेजेंट करना हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने किसी भी सेट का कोई नाम रखना है तो हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। डिफाइनिंग अ सेट, द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट बिलोंग्स टू और is an element of
और इज द मेंबर ऑफ सेट। सो ये जो सिंबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सिंबल यूज़ किया जाता है फॉर बिलोंग्स टू, या हम समटाइम्स इसको कहते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, और इट इज समटाइम्स read as is a member of. So this sign means belongs to or an element of or a member of. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, जैसा कि अभी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि किसी भी सेट को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो इन जनरल क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे इन जनरल ए, स्मॉल ए और स्मॉल कैपिटल ए को लिया गया है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए स्मॉल ए विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, उसके लिए सिंबल ये यूज़ किया गया है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मीन्स ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जिसका के नाम या जिसकी रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए। A is an element of A is a member of set A। आप इसको कुछ भी रीड कर सकते हैं इन तीनों में से। और नॉट बिलोंग करने का ये सिंबल है, A does not belong to A। A is not an element of A या A does not belong to capital A और set A। Order of elements is meaningless। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि order of element is meaningless, कि किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका होना या ना होना, किसी भी एलिमेंट का किसी सेट से बिलोंग करना या ना करना इम्पॉर्टेंट है, बट वो उस सेट में किसी भी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब कि वो किस पोजीशन में, फॉर एग्जांपल ए स्मॉल ए फर्स्ट पे है, स्मॉल बी सेकंड पे है, स्मॉल सी थर्ड पे है, या ये भी हो सकता है कि स्मॉल ए थर्ड पे हो। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि क्या स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है उस सेट को या नहीं कर रहा। सो यही बात यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज़ मीनिंगलेस। Defining a set, first we specify a common property among things. Then we gather up all the things that have this common property. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक सेट को बनाते किस तरह से हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी को जो कि उन चीज़ों में कॉमन होती है, और फिर उस प्रॉपर्टी की बेस पे हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग, आपकी क्लास एक सेट है और आपका जो ये सेट है या ये ग्रुप है ये किसी ख़ास बेस पे बना गया है। आप एक सेट बने हैं, अपनी जो आपका सेमेस्टर है, आपका बैच, आपकी यूनिवर्सिटी इस बेस पे बनेंगे। आप इस यूनिवर्सिटी के, इस कोर्स के, इस बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप सब में जो प्रॉपर्टी कॉमन है वो यही है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी आप में अनकॉमन हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई कराची से आया हो, कोई पेशावर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, कोई पिंडी से, कोई गिलगित से, कोई सिंध से, कहीं से, बहुत डिफरेंट जगहों से हो सकता है कि आप लोग आए हुए हों। अब अगर आप इस बेस पे देखें कि आप कहाँ से आए हुए हैं, तो आप में तो बहुत कुछ अनकॉमन है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को अब हमने कॉमन बनाना है, या जो प्रॉपर्टी अब अंडर कंसिडरेशन है, वो आपका इलाका नहीं है, वो आपका रीजन नहीं है, वो आपका इस वक्त आपकी क्लास है कि आप किस यूनिवर्सिटी के, किस कोर्स के, किस बैच के, किस सेमेस्टर में हैं। तो जब जहाँ ये जिस का कॉमन होगा, जिस भी स्टूडेंट का, उन सब को मिला के एक ग्रुप या एक सेट बना दिया गया, और वो है आपकी क्लास। फॉर एग्जाम्पल, द आइटम्स यू वेयर, शूज, सॉक्स, हैट, शर्ट्स, पैंट्स एंड सो ऑन इज नोन एज अ सेट। ठीक है, जितने भी आइटम्स हम पहनते हैं उनकी इन्होंने लिस्ट बना दी है, ये भी एक सेट बन गया। और अनदर एग्जाम्पल इज टाइप्स ऑफ फिंगर्स। दिस सेट इंक्लूड्स index, middle, ring and pinky. So it is just things grouped together with a certain property in common.
सो बेसिकली हम जब भी कोई सेट या ग्रुप बनाते हैं तो सबसे अहम चीज़ वो ये होती है कि कोई एक प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंसिडरेशन है वो कॉमन होती है, और वो जिस जिस चीज़ में कॉमन होगी उन सबको हम मिला के एक ग्रुप बना लेंगे। और एक और चीज़ जो कि बहुत अहम है वो ये कि जो भी ग्रुप बनता है उसमें जो भी सेट होता है वो इंसानों का भी हो सकता है, मीन्स कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो इंसान भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, जगहें भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम सेट बना रहे हैं वो इंसानों का हो, वो चीज़ों का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उस पर बेस करता है ना। अभी जैसे कि हमने डिनर सेट की एग्जांपल ली, अब डिनर सेट में जो कुछ था वो सब कुछ थिंग्स थी। और अभी जैसे मैंने आपको आपकी क्लास की एग्जांपल दी, आप सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इंसान हैं, तो इंसानों की एग्जांपल होगी। इसी तरह एनिमल्स की भी हो सकती है, जगहों की भी हो सकती है। सो ये जो थिंग्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स हैं, ये दे कैन बी ह्यूमन बीइंग्स, कैन बी एनिमल्स, कैन बी things, and can be places. Notation of sets. Notation of set. There is a fairly simple notation for sets. We simply list each element or member separated by a comma and then put some curly brackets around the whole thing. अभी तक आपने पढ़ा कि सेट को बनाते किस तरह से हैं। अब हम पढ़ें उसकी नोटेशन। सो मैथमेटिकल नोटेशन सेट्स की क्या होती है कि हर मेंबर या एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा के थ्रू सेपरेट होता है, और इसके अलावा हम अपने सेट के स्टार्ट में और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस यूज़ करते हैं। द कर्ली ब्रैकेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड सेट ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। सो ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ब्रैकेट्स कहलाती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, इनका नाम है कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। दिस इज़ द नोटेशन फॉर द टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स। सो टू प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी, जहाँ पे हमने कहा कि जब हम वेयर करते हैं वो, और हमारे जो फिंगर्स हैं, हैंड फिंगर्स हैं, तो ये इनका अगर हम सेट बनाना चाहें तो वो कुछ यूँ बनेगा कि हर एलिमेंट को हमने कॉमा डाल के दूसरे एलिमेंट से सेपरेट किया है, और स्टार्ट में और एंड में हमने इन ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। नोटिस हाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ द 3 dots together. The 3 dots are called an ellipsis and mean continued on. सो आप देखें कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है और सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने 3 डॉट्स डाले हैं जो कि शो कर रहे हैं कंटिन्यूएशन को। कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि अभी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है। सो उसके लिए हम उसको कंटिन्यू के साइन को इस तरह से छोड़ देते हैं, जो लास्ट एलिमेंट हम लिखते हैं उसके बाद कॉमा डलता है और उसके बाद 3 डॉट डलते हैं। अब ये जो डॉट्स हैं ये अपनी हम मर्ज़ी से नहीं डाल सकते कि 5, 6, 10 जितने भी डाल दें, ये 3 डॉट्स ही होते हैं एज अ कन्वेंशन, और इनके बाद कॉमा नहीं होता, इनके बाद सिर्फ ब्रैकेट होती है। अब ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें आप देखें कि इसमें कंटिन्यूएशन नहीं है, 4 फिंगर्स ही होती है ना, 5th तो थंब होता है, तो 4 फिंगर्स हैं। यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे और कुछ ऐड नहीं हो सकता, नो कंटिन्यूएशन। सो यहाँ पे हम उन डॉट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अपने सेट को क्लोज कर दिया या कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। एग्जाम्पल नंबर 1, द सेट V ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज। अब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, और अगर हमने उनका सेट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। हमें नोटेशन तो आपको समझ में आ गई, और आपको ये भी पता है कि किसी भी सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने उसको V ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं हम, ये डेफिनेट नहीं होता। वॉवल्स था तो इन्होंने यहाँ पे इस एग्जांपल में कैपिटल V लिया है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखें सेट की नोटेशन है
ब्रैकेट्स हैं दोनों, और अंदर जितने भी हमारे पास वॉवल्स थे 5 थे उनको हमने लिख दिया सेपरेटेड बाय कॉमा. नाउ एग्जांपल नंबर 2, द सेट O of odd positive integers less than 10 can be expressed by this. अब यहाँ पे odd positive integers थे तो इन्होंने इसका यहाँ पे नाम कैपिटल O रख दिया और ये सेट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑड. आपको पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, और ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं. नेगेटिव भी ऑड नंबर्स है, -1 भी एक ऑड नंबर है, -3 भी एक ऑड नंबर है. तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10. तो पॉजिटिव स्टार्ट होगा 1 से, 1 के बाद 3, फिर 5 7 9, और 9 के बाद आता है 11. वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है लेस देन 10 की. सो यूँ हमारे पास ये सेट बन गया. न्यूमेरिकल सेट्स वेल डिफाइंड. सेट ऑफ इवन नंबर्स. न्यूमेरिकल सेट्स क्या होते हैं, अभी तक आपने डिफरेंट तरह के सेट्स पढ़े, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स पढ़ी, जैसे हमने डिनर सेट कहा, जैसे हमने स्टेशनरी का कहा, जैसे आपकी क्लास का. इसके अलावा अभी जो पिछली 1-2 स्लाइड्स पे आपने सेट्स पढ़े. बट न्यूमेरिकल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स. सेट ऑफ इवन नंबर्स ये सेट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और फिर आगे -2 +2 -4 +4 एंड सो ऑन. तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड्स की तरफ जाता है और इसमें सारे इवन नंबर्स होते हैं और ये अप टू इन्फिनिटी जाता है. अप टू इन्फिनिटी यानी कि ये कंटिन्यूड है. तो उसी तरह आप देखें कंटिन्यूड के लिए हमने कॉमा डाल के फिर 3 डॉट्स डाल दिए दोनों तरफ, क्योंकि नेगेटिव साइड पे भी कंटिन्यूड है एंड पॉजिटिव साइड पे भी है. सेट ऑफ ऑड नंबर्स. इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी 1 3 5 7 नेगेटिव साइड्स पे भी वो कंटिन्यूड है. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स का ये सेट है 2 3 5 7 11, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही नंबर पे डिवाइड होते हैं, वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल आप देखें कि 2 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 2 के. 3 है, 3 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ 3 पे ही प्रॉपर डिवाइड होगा. 5 भी, 7 भी, 11 भी. सो ये सारे नंबर्स का जो सेट है वो कहलाता है प्राइम नंबर्स. पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर लेस देन 10. अच्छा, यहाँ पे एक सेट बन रहा है जिसमें हमने लिखने हैं पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स, लेकिन वो लेस देन 10 भी होने चाहिए. तो सबसे पहला आप देखिए 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6, 3 से करें तो 9, 4 से करें तो 12. वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन है कि लेस देन 10 होना चाहिए. तो जो हमारा सेट बना वो बन गया 3 6 9 का. अब आप देखें कि इन सारे सेट्स में कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी कॉमन है. जैसे कि इवन नंबर्स में आप देखें तो इवन नंबर की भी एक प्रॉपर्टी है कि वो सारे डिविजिबल बाय 2 होते हैं. इसी तरह ऑड नंबर्स, इसी तरह प्राइम नंबर की भी मैंने आपको अभी बता दी कि क्या प्रॉपर्टी है. और यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3. सो ये जितने भी सेट बने हैं इनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी कॉमन है, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा. न्यूमेरिकल सेट्स नॉट वेल डिफाइंड. There can also be sets of numbers that have no common property. They are just defined that way. For example, ये जो हमारे पास यहाँ पे 4 सेट हैं, अब इनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है. आप बेशक इस पे गौर करके देख लें, सोच के देख लें कि क्या पैटर्न बन रहा है, कोई रूल बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी कॉमन आ रही है, तो वो नहीं आ रही. सो कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं भी होता, कोई प्रॉपर्टी या कोई रूल कॉमन नहीं होता. दे आर जस्ट डिफाइंड दैट वे, और वो होते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट्स, जैसे कि यहाँ पे आपको इन 4 एग्जाम्पल्स में नज़र आ रहे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स
well defined, a set of even numbers between 1 and 5. सो यहाँ पे हमने एक सेट बनाना है. अब आप देखें इस सेट को हमने नाम दिया है या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से, और उसी तरह हमने उसकी ब्रैकेट्स डाली हैं. अब उसमें हम अपने एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हम चूज़ करेंगे इस बेस से या इस रूल से कि इवन नंबर्स हों बिटवीन 1 एंड 15. तो 1 और 15 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं, 1 तो ज़ाहिर ऑड है तो बिटवीन की भी बात है, तो इसके बाद 2 आएगा. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के बाद आता है 16 को हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमने 15 से कम तक रखना है. बी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 8 एंड 28. सो मल्टीपल ऑफ 5 का हमने सेट बनाना है और नंबर्स 8 और 28 के इन बिटवीन होने चाहिए. सो पहला जो हमारे पास 5 का मल्टीपल बनता है वो है 5 इंटू 1 5. क्या हम इस सेट में ऐड कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो है बिटवीन 8 एंड 28 हो. 8 और 28 के बीच में होना चाहिए. अब 5 तो ज़ाहिर है उससे लेस है, वो हम नहीं कर सकते ऐड. सो 5 का जो सेकेंड मल्टीपल है वो है 2. 5 इंटू 2 विच इज़ 10. तो ये 10 आ गया, ये 8 से बड़ा है. 3, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 6 30. 30 भी नहीं ऐड हो सकता क्योंकि वो फिर 28 से ज़्यादा हो जाएगा. सो हमारे पास जो सेट यहाँ पे बन रहा है वो ये बन रहा है 10, 15, 20 एंड 25. नोट, अ सेट मे बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एज शोन इन अबव एग्जाम्पल. और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको एक टास्क दिया जा रहा है जिसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स वेल डिफाइंड हैं. All the colors in the rainbow, all the points that lie on a straight line, all the honest members in the family. और ये आपने आंसर करना है. तो आप देखें इसको गौर से और सोचें कि इनमें से कौन कौन से वेल डिफाइंड हैं और नहीं है. ये 8 हैं और आप इनके आंसर करें. और अब आप अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने सही नहीं हैं. कितनों को आपने सही जज कर लिया और कितनों को आपने आंसर्स को सही जज नहीं किया. सो मेंबर ऑफ सेट इज़ अ मेंबर ऑफ. अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि वो बिलोंग्स टू या इज़ अ मेंबर ऑफ पढ़ा और आपने उसकी नोटेशन भी पढ़ ली. तो यहाँ पे उसी चीज़ को डिफ़ाइन किया जा रहा है. ये एक हमारे पास सेट है जिसमें 1 2 3 है और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट को. कर रहा है ना, इसके अंदर वो एलिमेंट है. सो 3 बिलोंग्स करता है इसको, या 3 इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. इसी तरह इस सेकेंड एग्जाम्पल में -1 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ. सो अगर आपने किसी एलिमेंट को नहीं, उस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, तो आप उसको शो किस तरह से करेंगे, आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे, वो ये है. अब देखें 3 डज़ नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप. यस, 3 इस ग्रुप में कहीं भी नहीं है, तो डज़ नॉट बिलोंग का ये सिंबल है. और ए डज़ नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप. बी सी डी, यहाँ पे भी ए नहीं है, सो डज़ नॉट बिलोंग का ये सिंबल है और बिलोंग करने का ये सिंबल है. Elements of a set. For example, a set of odd numbers between 1 and 10. ओके, यहाँ पे हमारे पास सेट है ऑड नंबर्स का बिटवीन 1 and 10. तो वो सेट हमने बना लिया. 1 and 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हैं 3, 5, 7 and 9. Here 3, 5, 7, 9 are called elements of the set. ठीक है. अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स, आप इसको शुरू में भी पढ़ चुके हैं. हम इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के. दैट इज़ 3, 5, 7, 9 बिलोंग्स टू ए. ये भी हम कह सकते हैं, इस नोटेशन में भी हम शो कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इस ग्रुप को. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में? 1,
2, 3 and 4। और इसको शो हम करते हैं इस नोटेशन से n, स्मॉल n जो कि शो करता है नंबर को, नंबर की ये जो स्मॉल n है ये नंबर को शो कर रहा है। और आप जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं आप इन ब्रैकेट के अंदर उस सेट का जो भी नाम लिखा होता है या जिससे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। सो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू 4, where NA mean the number of elements in set A। So number of elements को शो करने की ये नोटेशन है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं और इसको प्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड द थर्ड इज सेट बिल्डर नोटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, listing all the elements of a set separated by comma and enclosed within braces or curly brackets। तो टेबुलर फॉर्म में अगर किसी भी सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और हर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास होता है। फॉर एग्जांपल ये आप पहले भी देख चुके हैं। अब इन एग्जांपल्स में ये जितने भी सेट दिए गए हैं इनको शो किया जा रहा है टेबुलर फॉर्म से। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन ग्रुप के उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं कॉमा डाल के, और इन ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, इक्वल्स का साइन यूज़ करते हैं और यहाँ पे जिस भी हमने अल्फ़ाबेट से उस सेट को रिप्रेजेंट करना होता है वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है 1 2 3 4 5 इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और ये है जी हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50, और ये हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to अप टू सो ऑन। सेकेंड है हमारे पास तरीका है जिससे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि इसके वर्ड से आप पहचान सकते हैं, डिस्क्राइब से ये वर्ड आ रहा है। सो इसमें हम स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज़ नहीं लिखते, जैसे कि हम टेबुलर फॉर्म में तो एज इट इज़ एलिमेंट्स लिख देते हैं, इसमें हम उनको वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ विल राइट द सेम एग्जाम्पल विच वी राइट इन टेबुलर फॉर्म इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स टेबुलर फॉर्म में लिखी, अगर उन्हीं एग्जाम्पल को या उन्हीं सेट्स को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे। अब आप देखेंगे पिछली एग्जाम्पल में हमारा सेट A जो था वो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स अगर थे तो वो था ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 एंड ब्रैकेट। उसी को अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम उसको लिखेंगे A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। B सेट हमारे पास क्या था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 50। आपने देखा हमारे पास वहाँ पे हमने वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज़ किए, वहाँ पे हमने एक्चुअली जो एलिमेंट्स थे वो लिखे टेबुलर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसको वर्ड्स में डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेट है पॉजिटिव इवन नंबर्स का या इंटीजर्स का जो कि 2 से लेके 50 तक है। सी सेट था हमारे पास ये ऑड नंबर्स का, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब आप देखेंगे पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड अप टू सो ऑन। ये इसकी टेबुलर फॉर्म थी और ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हमने इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है या तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने की हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। Writing in symbolic form the common characteristics shared by all the elements of the set। So यहाँ पे हम थोड़े से symbols यूज़ करते हैं और इसके अलावा
जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सारे एलिमेंट्स की, उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने दो पीछे तरीक़ों से हमने एग्जांपल्स देखी हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यूँ लिखेंगे, A इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट इसमें आती है लाजमी सेट बिल्डर फॉर्म में, x इन जनरल। ठीक है, अब जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वहाँ पे एक वेरिएबल विच इज़ x, y भी आप कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली या ज़्यादातर हम x ही यूज़ करते हैं, x एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। और वो है किस तरह से डिफ़ाइन होगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ए सेट था 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट था। अब आप उसको नोटेशंस में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और ये वाली जो आपको यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है, ये हम रीड करते हैं इसको सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू n। अब देखिए यहाँ पे हम सारे सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, x है वो भी वेरिएबल का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये नेचुरल नंबर्स के ग्रुप का सिंबल है, ये सच दैट का सिंबल है, अगेन ये x है, ये लेस देन का सिंबल है, ये इक्वल का है। तो यहाँ पे सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। सो यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू x belongs to natural numbers such that x is less than and equal to 5 is the set builder form। अब आप देखें कि अगर मैं आपको ये वाली नोटेशन दूं और आपको कहूँ कि अब आप इससे गेस करें या आप देखें कि यहाँ से आपकी टेबुलर फॉर्म क्या बनती है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और आपको नेचुरल नंबर का सेट जहन में लाना है जो कि स्टार्ट होता है 1 से, देन 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। चलें जी, अब वो तो इसका मतलब है ये जो सेट है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, सच दैट x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है ये सेट स्टॉप कर रहा है लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि x 5 से लेस भी है और इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक ऐसा सेट है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, और वो नेचुरल नंबर्स का है। तो नेचुरल नंबर्स का आपको पता है कि 1 2 3 4 5 होते हैं। बी सेट था, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इवन नंबर्स का था फ्रॉम 2 to 50। सो यहाँ पे सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू कैपिटल E का मतलब है इवन नंबर्स का ग्रुप, x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स सच दैट x ग्रेटर देन 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू 50, यानी कि वो 50 तक जा रहा है, इसमें 50 भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब ये है कि 50 भी इंक्लूड होगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x को अगर हम ग्रेटर देन कह रहे हैं 0 से, लेकिन साथ इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो 0 से अगला जो इवन नंबर है वो है 2, वो फिर इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। और यही हमारा सेट था जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा था और वो जा रहा था आगे 50 तक। इसी तरह सी सेट जो है उसमें आप देखेंगे हमारे पास और नंबर का सेट था जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो इसको सिंबॉलिकली ये सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, और आप देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है का मतलब है 0 तो ऐड नहीं होगा, और वैसे भी और नंबर के ग्रुप्स में तो 0 वैसे भी नहीं होता, वो तो सिर्फ 1 3 5 से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड होगा यहाँ पे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखें कि अपर लिमिट कोई है नहीं, उस सेट में भी कोई अपर लिमिट नहीं थी, वो इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो यहाँ भी इसकी कोई अपर लिमिट सेट नहीं की गई।
लेस देन का साइन डाल के कोई भी नंबर नहीं लिखा गया, क्योंकि ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है कि ये x ग्रेटर देन 0 है एंड अप टू इन्फिनिटी, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। सो यहाँ पे आपका काम आ गया, योर टास्क राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन आपके पास एक और टास्क है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि आपने इन सबको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। ओके, फेमस सेट्स इन मैथ। मैथ में कुछ खास सेट्स हैं जो कि हैं जिनकी आपको रिप्रेजेंटेशन या नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कैपिटल Z सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है, Z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो सेट है Z, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। बट ये जो Z प्लस है, इस सेट में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। इस सेट में से अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग कर लें तो वो Z प्लस का सेट बन जाएगा। फिर है हमारे पास Q, जो कि है रैशनल नंबर का सेट, और इस सेट को यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्लेन या डिफाइन या रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स के बाद P बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q, सच दैट P बिलोंग्स टू इंटीजर्स and Q belongs to integers and Q is not equals to 0। ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को। P बाई Q का मतलब है कि कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स से लिए गए हैं, Z सेट से लिए गए हैं, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें से आपने कोई भी दो नंबर ले लिया और आपने उनको डिवाइड किया है, P डिवाइड बाई Q है। और एक और ख़ास बात यह है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जिसको हम Q कह रहे हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। और वो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता हो कि जब भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी आंसर नहीं आता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंपल्शन रखी गई है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटीजर्स के सेट को देखें तो इंटीजर्स के सेट में तो 0 भी आता है। तो अगर आप यहाँ पे Q को 0 ले लेंगे तो आपका आंसर टोटली अनडिफाइंड हो जाएगा। सो P Q कोई भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका मतलब, इसका मतलब आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि दो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड हो जाएं, या इन अदर वर्ड्स रैशनल नंबर्स को हम ऐसे भी नंबर्स कहते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं। उनकी या तो जो डेसिमल प्लेसेस हैं, जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, या तो वो प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं या फिर वो डेसिमल्स में उनके आंसर आते हैं। तो अगर डेसिमल्स में भी हैं तो उनके डेसिमल प्लेसेस फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। पॉइंट्स के बाद नंबर्स काउंटेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल रैशनल नंबर की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो आप अगर 14 डिवाइडेड बाय 7 करें, 14 डिवाइड बाय 7 किया तो आपके पास प्रॉपर एक आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर आप किसी और नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो पॉइंट्स में जा रहा है, लेकिन उसके पॉइंट्स या पॉइंट्स के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं वो काउंटेबल हैं, वो कहीं जाके स्टॉप कर रही हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, वो कहीं स्टॉप कर रही हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। इन अदर वर्ड्स ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसी के अगेंस्ट हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है Q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ गए और Q प्लस में
सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ गए। आर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और आर प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सी इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो हम यहाँ पे रैशनल और इरैशनल का मैं आपको बता रही थी कि रैशनल को आपने समझ लिया कि वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं, या तो आपके पास पूरा एक होल नंबर आ जाता है या पॉइंट्स में भी अगर आता है तो उसके पॉइंट्स की या डेसिमल प्लेसेस फाइनाइट होती हैं। बट इरैशनल नंबर्स वो होते हैं कि जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होते, उनके पॉइंट्स या डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो कंटिन्यू होता चला जाता है। वो सेम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 0.333333 और वो कंटिन्यू हो रहा है, या डिफरेंट भी हो सकते हैं 3 4 5 7 9 11 20 14 9 11 10 जितने भी हैं, बट वो कंटिन्यू रहते हैं, वो कभी भी प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाता। आप अगर कैलकुलेटर में करके देखें तो आपकी स्क्रीन में जितनी भी जगह है वो पूरी भर जाएगी, और अगर आपकी स्क्रीन इससे भी बड़ी हो कैलकुलेटर की तो वो उससे भी आगे जा रहे होंगे, यानी कि आपकी स्क्रीन में जहाँ तक आ रहा है आप ये ना समझें कि ये टर्मिनेट कर गए हैं या इनके डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक हैं। वो ज़ाहिर आपकी जितनी स्क्रीन है उसने उतने डेसिमल प्लेसेस को शो करना है, लेकिन वो एक्चुअली कंटिन्यूड होते हैं। इसी तरह इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके कैलकुलेटर में पाई का बटन होगा, आप उसको प्रेस करें, उसकी वैल्यू देखें, उसके डेसिमल प्लेसेस स्टॉप नहीं करते, वो कंटिन्यू है फुल स्क्रीन तक, आपकी जितनी भी स्क्रीन आ रही है वहाँ पे कैलकुलेटर की। तो पाई जो है 22/7 इज़ एन इरैशनल नंबर। इसी तरह √2 करें आप, √2 आप अपने कैलकुलेटर में करें और उसका आंसर देखें तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कंटिन्यू रहेगा। 7/3 आप करके देख लें, 7/3 को आप बेशक अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करके देख लें, 7/3, और आप देखेंगे वो चलता जाएगा, वो नहीं टर्मिनेट करेगा। सो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स, और जितने भी टर्मिनेट हो जाते हैं, जितने भी डेसिमल प्लेसेस पे टर्मिनेट हो जाते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, दोनों का अगर आप मिला लें तो हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाता है। आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी और एग्जांपल्स दी गई हैं सेट की। नंबर सेट डिस्क्रिप्शन उसकी बताई गई है एंड देन उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दे आर काउंटिंग नंबर्स, और उनकी एग्जाम्पल है 1 2 3, ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड देन 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये सब पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर्स दे आर ऑल्सो काउंटिंग नंबर्स एंड 0, सो ये स्टार्ट होते हैं 0 से 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये भी सब पॉजिटिव होते हैं अप टू इन्फिनिटी। देन द इंटीजर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जेड सेट जो कि इंटीजर्स का सेट है उसका मैंने आपको बताया था। होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट, सो जितने भी होल नंबर्स हैं यहाँ पे आप देखें 0 1 2 3, और इसके ऑपोजिट का मतलब है कि नेगेटिव भी, तो 0 से आगे 1 2 3 एंड 0 से पीछे -1 -2 -3, इन सब का जो सेट है वो है इंटीजर्स का सेट। देन कम्स द रैशनल नंबर्स, numbers that can be expressed in the form a by b where a and b are integers and b is not equal to 0। ये वही डेफिनेशन है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी, और यहाँ इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं रैशनल नंबर्स की। और ये वो नंबर्स हैं जिनको अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए डिवीजन की फॉर्म में है ना, ये भी डिवीजन की फॉर्म में है, ये पॉइंट है लेकिन ये आपको पता है कि डिवीजन की फॉर्म में है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, बट ये इनकी जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं वो काउंटेबल हैं, वो फाइनाइट हैं, वो टर्मिनेट कर रही हैं, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स और इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब वहाँ पे हमने q by
p/q पढ़ा था, अब यहाँ पे p और q की जगह a and b लिखा जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि दोनों में कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और वही कि टर्मिनेटिंग अगर नहीं है आपकी कोई भी डिवीज़न तो वो होगी इरेशनल नंबर, जैसे √3 √15 है, ये √ एंड पाई, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, सो दे आर ऑल irrational numbers. Then comes the real numbers, rational and irrational numbers together. तो रैशनल और इरेशनल को अगर आप कंबाइन कर दें तो जो सेट बनेगा वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो यहाँ पे आपके लिए एक नोट है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट्स को और इंटरवल को समझाया जा रहा है। यहाँ पे when a and b are real numbers with a less than b we write ओके यहाँ पे आपको तो पता है कि रियल नंबर्स के सेट को तो आपने समझ लिया, तो यहाँ पे उस रियल नंबर के सेट में से दो नंबर्स लिए गए हैं a एंड b, इन जनरल हम उसको a एंड b कह रहे हैं, जबकि a लेस देन b है, यानी कि a का नंबर, a जो है वो छोटा नंबर है एंड b बड़ा। फॉर एग्जांपल a 2 है तो b 5, 3, 4 या 5 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन ब्रैकेट्स की मदद से इंटरवल्स को समझाया जा रहा है। इंटरवल के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ की जाती है और ये है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में अगर हमने इंटरवल लिखना है a से लेकर b तक तो उसको हम यूँ लिखते हैं a, b, और इसका मतलब a और b नहीं है, इसका मतलब है फ्रॉम a टू b। ये एक इंटरवल को शो कर रहा है, पूरा का पूरा एक इंटरवल है, सिर्फ दो एलिमेंट्स को नहीं ये शो कर रहा या दो ऑब्जेक्ट्स को किसी ग्रुप के नहीं शो कर रहा, ये एक इंटरवल को शो कर रही हैं ये ब्रैकेट्स। फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक, या अगर आप डेफिनेट में आपको वर्ड्स में बताऊं तो अगर मैं कहूँ कि ए 2 है और बी 10 है तो 2 से लेकर 10 तक। और इसको सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखा गया है, x such that x is greater than and equals to a less than and equals to b। तो जो भी x नंबर है वो इन बिटवीन a एंड b है और a एंड b आर इंक्लूडेड। ये जो इक्वल का साइन है ये वाला अगर साथ डल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर भी इंक्लूड हो रहा है और ये नंबर भी इंक्लूड हो रहा है, और अगर ये साइन ना हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे फिर नेक्स्ट नंबर इंक्लूड होता है। जैसे कि आप इधर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दी है और यहाँ पे हमने दूसरी ब्रैकेट लगाई है, ठीक है। ये है पैरेंथेसिस। अब आपने तीनों ब्रैकेट्स पढ़ ली, ये कहलाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कहलाती हैं ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, और ये है पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे एक साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है और एक साइड पे पैरेंथेसिस। सो इसका क्या मतलब है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में अगर हम लिखें तो x such that x is greater than and equals to a and less than b। अब वो a से b तक तो जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो गई है और ये ब्रैकेट कुछ शो कर रही थी, ये ब्रैकेट शो कर रही थी कि b इसमें इंक्लूडेड है, ये ब्रैकेट शो कर रही है कि b इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर b इंक्लूडेड नहीं है तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डाला। सो x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a। तो x जी a से लेके लेस देन b तक है, सो b से पहले जो भी नंबर होगा वहाँ तक x जा रहा है। ओके, अगर ये ब्रैकेट इस साइड पे लगी हुई है और इस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये है कि a इंक्लूडेड नहीं है मगर b इंक्लूडेड है। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, x such that x is greater than a less than and equals to b। अब आप देखें कि वो x है तो a और b के दरमियान, लेकिन अब a इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे वो इक्वल का साइन नहीं डाला गया, और b इंक्लूडेड है तो उसमें इक्वल का साइन डल गया। और इस फोर्थ एग्जांपल में दोनों ब्रैकेट्स जो पैरेंथेसिस हैं, इसका मतलब है a एंड b दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सो यहाँ पे x सच दैट x इज x बिटवीन a एंड b एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड।
Note that AB is called the closed interval from A to B. इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें कि दोनों ऐड होते हैं, दोनों एजेस या दोनों एंड्स के जो एलिमेंट हैं वो ऐड हो रहे हो तो उसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और अगर दोनों एजेस या दोनों एंड्स के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे होते तो हम उसको कहते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। और अगर एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज्ड है तो हम उसको कहते हैं हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। Finite and infinite sets. Finite set. A finite set is one in which it is possible to list and count all the members of the set. अगर तो आप अपने ग्रुप के जो भी आपको सेट दिया गया है या ग्रुप दिया गया है उसके मेंबर्स को आप लिस्ट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया डी एक सेट है विच जो कि है डेज ऑफ वीक। तो अब अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो यूँ होगा संडे कॉमा मंडे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में आप यही करते हैं ना कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड अप टू सैटरडे। तो ये बन गई इसकी टेबुलर फॉर्म। तो क्या ये फाइनाइट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इज इक्वल टू 7 विच इज़ काउंटेबल, सो ये फाइनाइट सेट है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नंबर्स आपके पास 5 है तो ये भी फाइनाइट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आप काउंट कर लें तो यहाँ पे आपके पास काउंटेबल नंबर्स हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं फाइनाइट सेट की। Infinite set. An infinite set is one in which it is not possible to list and count all the members of the set. अब अगर ऐसा सेट है आपके पास कि जिसमें आप सारे मेंबर्स को लिस्ट नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते तो ऐसा सेट कहलाता है इनफाइनाइट सेट, जिसको कि हम डॉट से भी शो करते हैं। ये आपने शुरू में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स का सेट ग्रेटर देन 9, अब वो 9 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा इवन नंबर्स का। अब देखिए 9 से आगे 10 आता है, 12 16 एंड अप टू सो ऑन। अब आप इसको अप टू सो ऑन जो यहाँ पे इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ना ही आप इस सब को लिस्ट कर सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह होल नंबर्स ग्रेटर देन 2000, 2000 से ग्रेटर देन जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।